अस्सलाम वालेकुम जी। नॉन फाइलर्स की दुआएं रंग ले आई और उनके ऊपर जो सख्तियां प्रपोज की गई थी इस दफा के बजट में वो सख्तियां खत्म होने जा रही हैं और उनको नरमी में तब्दील किया जा रहा है। अब नॉन फाइलर क्या कुछ खरीद सकते हैं और क्या उनकी लिमिट है, क्या उसका तरीकाकार है, उस पर हम बात करते हैं। लेकिन पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हमारे पास पहले दो टर्म्स अवेलेबल थी, फाइलर और नॉन फाइलर। फाइलर की जगह इस दफा टर्म लाई गई एलिजिबल पर्सन की और नॉन फाइलर के लिए टर्म लाई गई इन एलिजिबल पर्सन की। लेकिन एक बंदा जो फाइलर हो वो भी इन एलिजिबल हो सकता है अगर उसके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं है, सफिशिएंट फंड्स नहीं है, उसकी वेल्थ में इतनी अमाउंट नहीं है जिससे वो कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीद सके या गाड़ी खरीद सके, तो फिर वो भी इस अहल नहीं होगा कि वो कुछ खरीद सके। ये प्रपोज किया गया था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हुआ नहीं। अगर ऐसा होता तो बड़ा नुकसान था। और उसमें फिर सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी और बहुत से मामला थे, उसके ऊपर अलग वीडियोस अवेलेबल हैं, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन अभी हम जो बात करने जा रहे हैं वो ये है कि नॉन फाइलर इस वक्त 2025 में क्या कुछ खरीद सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि लैंड और बिल्डिंग के हवाले से, क्योंकि सबसे ज्यादा सवालात भी इसके हवाले से आते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए मैंने इसको सबसे टॉप पे रखा है। कमर्शियल इमूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से बात करते हैं तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 100 मिलियन तक होनी चाहिए, यानी कि 10 करोड़ रुपए तक की वैल्यू हो तो वो बंदा यानी कि नॉन फाइलर खरीद सकता है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, विदाउट एनी कंडीशन। कोई उसको सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी नहीं चाहिए, कोई उसको अपनी अहलियत साबित करने की जरूरत नहीं है। उसकी लिमिट जो है वो 100 मिलियन तक कर दी गई, यानी कि वो एक साल में 10 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टी खरीद सकता है। कौन सी? कमर्शियल। लेकिन अगर यही रेजिडेंशियल हो, जाती तौर पे वो लेना चाह रहा है या उसने सेल परचेज करनी है, जो भी करना है, लेकिन वो कमर्शियल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में नहीं आती। कोई घर वगैरह है, हमारे फ्लैट भी उसके अंदर आ सकते हैं, अपार्टमेंट्स आ सकते हैं, प्लॉट आ सकते हैं, तो वो अगर आपने परचेज करना है तो उसकी लिमिट होगी 50 मिलियन, यानी कि 5 करोड़ रुपए सालाना। अब ये लिमिट बहुत ज्यादा कर दी गई है। पहले ये था कि अगर आपकी वेल्थ में 50 लाख रुपए के फंड्स मौजूद हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो आपको इजाजत थी कि आप उसका 130% ले सकते हैं, तकरीबन 65 लाख रुपए बनता था। फिर इशारा दिया गया कि उसको जनाब 100% से बढ़ा के 130, 130 की बजाय 400 कर दिया जाए, लेकिन वो भी अप्रूव नहीं हुआ। अब बात आगे ठहरी है यहाँ पे और इंशाल्लाह ये जो है ना इसी में खैर होगी। आगे है व्हीकल्स। आपने कोई गाड़ी खरीदनी तो नॉन फाइलर आप गाड़ी परचेज कर सकते हैं। कितनी अमाउंट तक की? 70 लाख रुपए तक की, 7 मिलियन तक की, एक साल में। अगले साल फिर खरीद लें, ठीक है, अगर कोई चेंज नहीं आता तो 7 मिलियन यानी कि 70 लाख रुपए की गाड़ी खरीद सकते हैं नॉन फाइलर्स। ये एक बहुत बड़ा और जबरदस्त किस्म का इनिशिएटिव है। आगे है जी कैश विड्रॉल। वो कितना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट से? वो साल में 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ रुपया विड्रॉ कर सकते हैं। बहुत बड़ी लिमिट है, कोई छोटी लिमिट नहीं। उनको 10 करोड़ रुपए तक की इजाजत है कि वो 10 करोड़ रुपए विड्रॉ कर सकते हैं विदाउट एनी कंडीशन। कोई उनके ऊपर पाबंदी नहीं, कोई सख्ती नहीं। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी उनके ऊपर कंडीशन लगाई गई थी। लेकिन अब इन्वेस्टमेंट में यानी कि आपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करनी है, कहीं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करनी है, कोई बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करनी है, या इन शॉर्ट आप उसके लिए वर्ड यूज करते हैं कि आपने सिक्योरिटीज में, मार्केटेबल सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उसकी लिमिट को भी 5 करोड़ रुपए रखा गया है, यानी कि 50 मिलियन तक उसकी भी लिमिट है। तो ये बेनिफिट्स हैं जो कि नॉन फाइलर्स को मिलने वाले हैं। पहले खतरा नजर आ रहा था कि नॉन फाइलर अब कुछ भी नहीं खरीद सकेंगे, लेकिन उससे क्या होता है, आपकी जो इकोनॉमी है ना उसमें जमूद आ जाता है, ट्रांजैक्शंस नहीं होती, पैसा जो है वो सर्कुलेशन में नहीं रहता, जम जाता है एक ही जगह, लिमिटेड हाथों में रहता है, तो उससे बहुत नुकसान होने का खतरा होता है। अब उसी को देखते हुए, उसी सेंसिटिविटी को महसूस करते हुए एफबीआर ने इस लिमिट को बढ़ाया है, क्योंकि हमारे इदारे एक पेज पे तो होते नहीं। एफबीआर कुछ और सोच रहा है, कोई और इदारा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट वाला है वो कुछ और सोच रहा है, उसके अलावा एक्साइज कुछ और सोच रहा है। इन सबको मिलके बैठ के पहले ये मुशावरत करनी चाहिए और फिर ये चीजें बजट में लेके आनी चाहिए, प्रपोज करनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता। सब अपने अपने पेज पे कुछ कुछ लिख रहे हैं, सेम पेज पे नहीं है। सेम पेज पे होना चाहिए ताकि ये एम्बिग्विटीज, ये कंफ्यूजन्स क्रिएट ना हो और फिर यू टर्न ना लेना पड़े। क्योंकि जब हम बार बार यू टर्न लेते हैं अपनी पॉलिसीज अनाउंस करके, उनसे पीछे हटते हैं, तो फिर लोग सीरियस नहीं लेते। लोग हम इदारों को नॉन सीरियस लेना शुरू कर देते हैं। अपना ख्याल रखिए।